Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 29th of September 2020 Tuesday. Inspiration of the day is minds are like parachutes, they only function when they are open. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Clicks Capital may seek indemnity from LVB's dues. Clicks Capital and its affiliate, which was in continuous talk with LVB Group for an amalgamation, and because of some economic offenses by LVB Group's employees, this particular deal was in doldrum situation. So now experts are saying that Clicks Capital may approach to authority in order to seek some regulatory dispensation for the deal to crystallize. If we talk about the timeline of Lakshmi Vilas Bank economic offenses, we can see in September 2019, Lakshmi Vilas Bank placed under prompt corrective actions. And on same year, October, RBI has rejected the LVB and India Bulls housing merger proposal. Later in financial year 20 June, LVB entered into non-binding term sheets with Clicks Capital with exclusivity to explore the merger. Later on, the last date of this term sheet has been increased up to September 15, citing delay due to COVID-19. And on September 15 itself, bank says that substantial dues diligence satisfactorily completed, and 7 out of 13 board members, including 2 promoters and CEO, ousted by shareholders on September 25. And later, 27th of September has seen the appointment of new independent directors to oversee the bank's functioning. So इन्हीं corrective measures को देखते हुए Clicks Capital and its affiliate is now going to approach to the regulatory authorities for dispensation or exemption from certain regulatory measures so that deal can be crystallized. और इन्हीं इश्यूज़ को आगे लेते हुए क्लिक्स कैपिटल ऐसा कहा जा रहा है, क्लिक्स कैपिटल अथॉरिटी से इंसिस्ट कर सकता है कि जो भी एलवीबी के डायरेक्टर्स हैं उनको इंडेमनीफाइड किया जाए from any future claims made against the bank pertaining to its lending operations. Means डायरेक्टर्स पर कोई ऐसा पर्सनल क्लेम ना डाला जाए जो कि उन्होंने बैंक में रह करके लेंडिंग ऑपरेशंस के थ्रू किया पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑफेंसेस हुए. मीन्स डायरेक्टर्स को इंडेमनीफाइड कर दिया जाए फ्रॉम बैंक्स लेंडिंग ऑपरेशंस. And it is estimated that approximately 700 to 900 crore worth of liability may hit the bank. सितंबर 25 को एलवीबी के 2 एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट भी किया गया था इसी कनेक्शन में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स ईओडब्ल्यू के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था कि 2 एम्प्लॉय जो अप्रॉक्सीमेटली 729 करोड़ का फंड का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ था फिक्स डिपॉजिट को लेकर के, जिसमें रेलिगेयर फिन वेस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, उसके कारण 2 एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया था ईओडब्ल्यू ने. इन्हीं सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस और फाइनेंशियल करेक्शंस की सिचुएशन को देखते हुए क्लिक्स कैपिटल जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अप्रोच करेगा फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द डील एंड इंडेमनिटी ऑफ डायरेक्टर्स. बेसिकली इंडेमनिटी क्या होती है, यहाँ पर इंडेमनिटी का मतलब क्या है, इसका सीधा यहाँ पर मीनिंग ये है कि जो डायरेक्टर्स रहे हैं बैंक्स के उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब ये इस मनी का इस पर्टिकुलर फंड का मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, तो जितना भी बैंक को लॉस हुआ है वो लॉस उनके डायरेक्टर्स से क्षतिपूर्ति उसकी करी जाए, जिससे कि बैंक के लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके और बैंक के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके. क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स हैं बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैंक से किसी भी ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो मिस एप्रोप्रिएशन हो. तो डायरेक्टर्स को भी इंडेमनीफाई करने के लिए क्लिक्स कैपिटल अप्रोच करेगा, जिससे कि डायरेक्टर से कोई भी तरह की क्षतिपूर्ति ना करी जाए जो कि बेसिकली बैंक्स के लेंडिंग ऑपरेशंस के थ्रू हुई है. तो इंडेमनिटी की जो हिंदी होती है दैट इज क्षतिपूर्ति. और जैसे ही मार्केट में ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि क्लिक्स कैपिटल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को अप्रोच करने वाला है इन ऑर्डर टू गेट सर्टेन शॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी डिस्पेंशन, आप देख सकते हैं जो शेयर मार्केट में बीएससी में जो शेयर के प्राइजेस हैं वो सडनली अप कर गए विथ 5.2% के रेट से. जैसा कि हम सभी जानते हैं शेयर मार्केट जो है वो बहुत वोलाटाइल है और र्यूमर से इवन फॉल्स न्यूज़ से भी इम्पैक्ट होता है उसका फॉल एंड
अप मूवमेंट। तो जैसे ही ये न्यूज़ आई दैट क्लिक्स कैपिटल इज सीकिंग फॉर रेगुलेटरी डिस्पेंशन, इन्वेस्टर्स में इमीडिएटली पॉजिटिव सेंटीमेंट्स डेवलप हुआ कि एलवीबी को लेकर के कि शायद एलवीबी आगे अब इम्प्रूव करे, जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस ले गए थे उसके रिजल्ट्स देखने को मिले। ग्रुप दोबारा से रिकवर करे, बैंक दोबारा से रिकवर करे, और इसी होप से मार्केट में 5.2% का पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। चेंजेस इन लेबर लॉज वोंट प्रमोट हायर एंड फायर गवर्नमेंट। रिसेंटली पार्लियामेंट ने द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो पास किया है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। एक्सपर्ट्स, लेबर ट्रेड यूनियंस, दे आर कंटिन्यूसली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस बिल और दिस कोड, stating that this particular industrial relation code will give company the right to hire and fire on their own basis। तो उन्हीं सारे कंसर्न को लेकर के यूनियन गवर्नमेंट ने मंडे को अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि जितने भी नॉर्म्स, रिट्रेंचमेंट रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, वो अप्रोप्रिएट है एज पर द पर्टेनिंग कंडीशंस और द प्रेवलेंट कंडीशन। और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे जिसमें गवर्नमेंट का परमिशन लेनी पड़ती थी, एक अमाउंट के बाद आपको अगर कोई कंपनी ले ऑफ कर रही है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वो सारे प्रोविजंस अननेसेसरी थे, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। On introducing fixed term employment, government has pointed out that present system of hiring workers through contractor is actually exploitative in nature। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आज भी ऐसा नहीं है कि हायरिंग और फायरिंग गवर्नमेंट की परमिशन के अकॉर्डिंग ही होती है। कंपनीज क्या करती हैं, इन प्रोविजंस को फ्लॉट करने के लिए या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, इनसे बचने के लिए कंपनीज आउटसोर्स कर ले रही हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेती हैं, जिससे कि कंपनी किसी परमानेंट एम्प्लॉय को अपने पेरोल पर नहीं रखती या मिनिमम एम्प्लॉयज़ को अपने पेरोल पर रखती है और मैक्सिमम एम्प्लॉय को या तो कॉन्ट्रैक्ट पे या थ्रू किसी कंसल्टेंसी के या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या एडॉक बेसिस पर रखती हैं, जिससे कि कंपनीज के पास हायर एंड फायर का राइट सिक्योर रहे। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि जब कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू वर्कर्स जाते हैं तो वो मोड भी एक्सप्लॉयटेटिव होता है, क्योंकि उस मोड में जो एम्प्लॉयर है वो भी वर्कर से काम कराता है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जो कि एज अ मिडल मैन काम करते हैं लेबर और कंपनी के बीच में, वो भी वर्कर को एक्सप्लॉयट करते हैं। कई बार ऐसा देखा भी गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो पर वर्कर कंपनी से ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं और इवेंचुअल जो लेबर को पे होता है वो बहुत मिनिमम अमाउंट पे होता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड के ही केस में है, इवन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल वी कैन सी दिस सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस। कंसल्टेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, they actually tend to exploit the labor, they actually tend to exploit the unemployment prevalent in India। ऐसा गवर्नमेंट का अपना स्टेक है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि कंपनीज जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे पहले वाले इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में, IR एक्ट 1947 में, उनसे बचने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते थे, कॉन्ट्रैक्टर लेबर को इवेंचुअली एक्सप्लॉइट करते थे, एंड द कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंसीज आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि वाई नॉट टू गिव कंपनी द फ्रीडम सो दैट दे कैन एक्चुअली हायर एंड फायर ऑन देयर ओन बेसिस, देयरफॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर क्लास कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। गवर्नमेंट का अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिडिल मैन को और एक इन्वॉल्व करके कॉन्ट्रैक्टर को और इन्वॉल्व करके जो लेबर सेक्शन है उसका एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाता है। क्यों ना कंपनीज को ये हायर एंड फायर के केस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, जिससे कि कंपनीज अपने ही पेरोल पर या अपने ही कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर्स को हायर करने किसी मिडिल मैन या किसी कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत ना पड़े। तो जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है उसने एक्चुअली कंपनीज को, ऐसी कंपनीज जिनमें 300 तक के वर्कर हैं या 300 से कम के वर्कर हैं, उनको अलाउ किया है कि वो अपने अकॉर्डिंग रिट्रेंचमेंट कर सकती हैं, ले ऑफ कर सकती हैं, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या शॉप है या असेंबलिंग लाइन है उसको शट कर सकती हैं विदाउट टेकिंग एनी ऑफिशियल परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। इस बार जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है उसमें ये 300 वर्कर की लिमिट रखी गई है। जो पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1947 था उसमें ये थ्रेशोल्ड लिमिट 100 वर्कर्स की थी। अब गवर्नमेंट ने जगह थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है इसमें जो नंबर ऑफ कंपनीज आएंगी वो ज़्यादा आ जाएंगी। पहले 100 थी, 100 से कम
कि जो कंपनीज थी वो ही केवल अपने अकॉर्डिंग रिट्रेंचमेंट ले ऑफ कर सकती थी, बट अब 300 की जो लिमिट रखती है तो नंबर ऑफ कंपनीज इसके अंदर ज़्यादा आ गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो मिडिल और स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको गवर्नमेंट ने थोड़ा ज़्यादा फ्री हैंड दे दिया है कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्कर्स को रिट्रेंच और ले ऑफ कर सकती हैं। और इसी थ्रेशोल्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस और जो प्रो लेबर एक्सपर्ट्स हैं, वेटरन्स हैं, उनका ये कहना है कि इस पर्टिकुलर क्लॉज को यूज़ करते हुए कंपनीज वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगी, अपने अकॉर्डिंग रखेंगी और अपने अकॉर्डिंग जब मन चाहेगा निकाल देंगे। देयर विल बी नो सोशल सिक्योरिटीज फॉर लेबर सेक्शन इन इंडिया। ऑल्दो अगर हम देखें तो एक्चुअल में एट प्रेजेंट भी यही होता है। कंपनीज बहुत सारे लेबर क्लॉज से बचने के लिए, लेबर लॉ से क्लॉज से बचने के लिए डायरेक्ट अपने पेरोल पे बहुत कम एम्प्लॉयज़ को रखती हैं, जिससे कि कंपनीज को ये फ्री हैंड मिल सके कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्कर्स का ले ऑफ कर सके। क्यों? क्योंकि जब कंपनी को कोई पेरोल पर नहीं होता वर्कर, तो कंपनी की उसी को बहुत लिमिटेड आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर फॉल करती है? ऑन कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, जिससे कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आउटसोर्स किया है लेबर को। तो गवर्नमेंट का अपना अलग स्टेक है कि गवर्नमेंट ने बीच से मिडल मैन या कॉन्ट्रैक्टर का जो एक्सप्लॉयटेटिव रोल है उसको मिनिमाइज कर दिया है बाय इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड फॉर नंबर ऑफ वर्कर टू रिट्रेंच एंड ले ऑफ और शट डाउन विदाउट सीकिंग एनी ऑफिशियल अप्रूवल। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन दिया है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, वो केवल फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, केवल इन्हीं 3 सेक्टर पर एप्लीकेबल था। जो प्रीवियस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसको गवर्नमेंट ने एक्चुअली रिप्लेस किया है न्यू इंडस्ट्रियल कोड 2020 से, उसके जो क्लॉज थे वो केवल फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशन वर्कर्स पर ही एप्लीकेबल थे। अदर सेक्टर्स आर एक्चुअली और वर एक्चुअली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लॉज ऑफ सीकिंग प्रायर परमिशन फॉर रिट्रेंचमेंट और क्लोजर। बेसिकली अगर हम बोलो तो सर्विस जो इंडस्ट्री थी, जो सर्विस सेक्टर था, दैट वाज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपना जो डिफेंस दिया है उसमें भी कहा कि ऑल द थ्रेशोल्ड दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर सीकिंग प्रायर परमिशन फॉर रिट्रेंचमेंट और क्लोजर all are based on the recommendation of parliamentary standing committee on labor। although experts का ये कहना है कि जो standing committee बनी थी इस particular कोड के लिए, जिसने इस कोड को या ड्राफ्ट कोड को जिसने रिवाइज किया है, उसकी ये रिकमेंडेशन थी दैट गवर्नमेंट को जो ये प्रोविज़न है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो अपने अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड को चेंज कर सके, बढ़ा सके या घटा सके, उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को रिवोक कर देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी या ये पावर नहीं देनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करे इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल फॉर सीकिंग प्रायर अप्रूवल और प्रायर परमिशन फॉर रिट्रेंचमेंट। जबकि गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इंस्टेड ऑफ डूइंग अवे विद दिस इनेबलिंग प्रोविजन, सेंटर गवर्नमेंट said that state can only increase the threshold if they want, but they cannot decrease it through executive order। और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो लेबर है दैट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 में कॉन्करेंट लिस्ट में लेबर आता है। तो लेबर जो आइटम है उस पर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन साइमल्टेनियसली मेक लॉज। तो कुछ पावर जो सेंटर होती है वो स्टेट्स को डेलीगेट कर सकती है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ लेबर लॉज में चेंज कर सके। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 था उसमें स्टेट्स को ये पावर थी कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है 100 का, जो कि पहले 100 था, उसमें वो अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती थी जस्ट बाय इशूइंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आया है उसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट केवल और केवल उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर सकती हैं, डिक्रीज करने का पावर या अथॉरिटी उन्हें असाइन नहीं करी गई है। इट मीन्स अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि वो अपने यहाँ लेबर लॉज को और रिलैक्स करना चाहती है इंडस्ट्रीज़ के लिए और इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करना चाहती है कि उनके यहाँ लेबर लॉज बहुत रिलैक्स हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को और इंक्रीज़ करके जो नंबर ऑफ कंपनीज उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के परव्यू में आएंगी उनको इंक्रीज़ कर सकती है, उनका नंबर बढ़ा सकती है। जैसा कि हमने रिसेंटली कोविड-19 के ड्यूरेशन में देखा था, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सारे MP, इन सारे स्टेट गवर्नमेंट ने
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही बहुत सारे लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया था इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इंडस्ट्री। कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो इंडस्ट्री एक्चुअली अपनी लो वैल्यूएशन की स्टेज पर थी, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही थी, लेबर को सैलरी नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी, इसी वजह से ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ कंपनी रिजोल्यूशन की प्रोसेस में चली जाए। उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे लेबर लॉज को सस्पेंड कर दिया था फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए जो नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आया है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है कि आप थ्रेशोल्ड बढ़ा सकते हैं बट यू कैन नॉट डिक्रीज इट। मीन्स 300 का जो नया थ्रेशोल्ड रखा गया है वो यूनिलैटरली यूनिफॉर्मली हर स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, ऑल्दो स्टेट्स हैव द पावर टू इंक्रीज इट। Government also said that workers' right has been kept intact and an additional monetary benefits equivalent to 15 days of wages will be given to retrenched worker through a reskilling फंड। तो गवर्नमेंट का अपना ये कहना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्रेशोल्ड के बढ़ाने के बाद हमने कुछ और चेंजेस किए हैं। जो वर्कर्स के राइट थे, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट बोनस जो उनको मिलता था, या आप कह सकते हैं कॉम्पनसेशन जो मिलता था बिफोर रिट्रेंचमेंट, वो कॉम्पनसेशन बढ़ा करके 45 डेज कर दिया गया है, जो कि पहले 15 डेज पर ईयर था। इट मीन्स अगर कोई एम्प्लॉय ने 5 साल काम किया तो उसको 15 दिन हर साल के हिसाब से रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन कंपनी को देना पड़ेगा अगर कोई कंपनी एक परमानेंट एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर रही है या ले ऑफ कर रही है। वो 15 दिन को बढ़ाकर गवर्नमेंट ने 45 डेज कर दिया है अंडर न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ऑल्दो कंपनीज को राइट तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा दे दिए हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग अब रिट्रेंचमेंट कर सकती हैं, जो कि पहले केवल उन कंपनीज को मिला था जो कि स्मॉल स्केल थी, आप कह सकते हैं 100 से कम जिनमें एम्प्लॉइज थे। अब बहुत सारी कंपनी अगर 300 की लिमिट हो गई तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी कंपनीज और आ जाएंगी। और जैसे ही गवर्नमेंट ने क्लॉज लाया, अप्रॉक्सीमेटली 16 स्टेट्स ने ऑलरेडी अपने यहाँ थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट ने इस बात की डिमांड करी कि वो थ्रेशोल्ड कम करेगा, लेबर को सपोर्ट करेगा। 16 स्टेट्स हैव ऑलरेडी इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। और जिसमें राजस्थान जो था वो नंबर, या आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट था जिसने इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज किया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मूव द निडल ऑन रिकवरी। एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय बिजनेस स्टैंडर्ड, द इकोनॉमी इज नाउ शोइंग द साइन ऑफ recovery with many weekly economic indicators recording higher number than financial year 2019. And analysts across the world are actually looking all these indicators in order to get the realistic picture or the on ground situation even as the lockdowns kicked into effect in multiple countries. So जो भी economic indicators हैं, as per the business standard study, all the economic indicators have started increasing the positive sign, and that is the indication of economic recovery. Albeit the economic recovery is low as it was not expected, because number of experts were saying that whenever the economy will open, especially Indian economy, it will recover in V shape. तो जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग जो ब्रॉडर माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जस्ट लाइक जीडीपी और अदर जो इंडिकेटर हैं जस्ट लाइक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जिनको हम बोल सकते हैं एमिशन लेवल, पावर जनरेशन, ट्रैफिक कंजेशन इनटू द मेट्रोपॉलिटन सिटी, इन सब में अब इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एज पर द September 27 एमिशन लेवल, कंजेशन, ट्रैफिक हैज ऑलरेडी बीन इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं, या चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस सेक्टर्स हो, नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस, दे हैव रिज्यूम देयर ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग विद देयर फुल कैपेसिटी with certain restrictions. So economy जो है वो अब actually recover करी। Google mobility data has also included into this study, and the latest Google data is of September 21. तो Google mobility data के according mobility increase होती है। Power generation numbers are around 5% higher than that were in financial year 2019. And that actually dropped almost 30% into the peak of the lockdown. So the numbers have been higher than financial year 2019 for most of the part of the September. और अगर इसको डेटा में देखना चाहें तो freight carrier in terms of quantity, in terms of value, all have increased up to 15.12 and 12.03% in comparison to last year. Electricity generation has also been increasing and gaining the momentum. Workplace visits at around 70% of normal times. Traffic inching higher in both cities.
दिल्ली एमिशन का अगर हम एमिशन रेट की बात करें तो एमिशन रेट जो पहले बहुत डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, और उसने भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस डेटा कलेक्ट किया दैट बिलोंग्स टू दिल्ली एंड मुंबई, और इन दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो चुकी हैं और इकोनॉमी रिकवरी की पाथ पर चल चुकी है एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड डेटा। ऐसी कोई फॉर्मल स्टडी किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने अभी नहीं करी है, ये न्यूज़ किसी और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्चुअली इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ होती रहती हैं, सारी स्टडीज़ तो आप याद नहीं रख सकते। इंपॉर्टेंट बेसिकली ये है कि जो इंडिकेटर्स लिए जाते हैं एक्चुअली में रिकवरी साइन या इकोनॉमी की रिकवरी को चेक करने के लिए, वो ये सारे एमिशन रेट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज जीडीपी। तो ये सारे इंडिकेटर बेसिकली जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, ये यूज़ करते हैं in order to check whether the economy is on recovery path, it's on recession path within a shorter span of time। कि जितने भी मैक्रो डेटा हैं, चाहे वो जीडीपी हो या जीएनपी हो, डिमांड हो, इन्फ्लेशन हो, उन सबको एक्चुअली मेजर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, डेटा रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। शॉर्ट स्पैन में अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट ये जानना चाहता है या पता करना चाहता है कि इकोनॉमी रिकवरी पाथ पे है या नहीं है, रिसेशनरी पाथ पे है, तो इस तरह के जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं या हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। न्यू डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम October 1। So our defense minister has announced that new defense acquisition procedure of 2020, that is also called as DAP 2020, is now going to implement from October 1, and we all know that this particular DAP 2020 is going to replace or supersede the defense procurement procedure of 2016। और बहुत सारे इसमें चेंजेस करे गए। इफ़ यू रिमेंबर एंड इफ़ यू फॉलो माय वीडियोस डेली, वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स कि जो नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर डैप 2020 आया है, इसमें मेजर क्लॉज क्या क्या हैं। अगर हम बात करें डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 डैप 2020 की, तो बेसिकली इसमें जो डिफेंस मिनिस्ट्री रही है उसका फोकस आत्मनिर्भर अभियान या सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ ज़्यादा रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए डैप 2020 ड्राफ्ट करी गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज हैं जिनको डैप के अंदर रिजर्व किया गया है जस्ट फॉर इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट। मीन्स देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज दैट हैज़ बीन एक्चुअली रिजर्व्ड, or in other words we can say that has not been opened up for फॉरेन प्रोक्योरमेंट। उनमें फॉरेन प्रोक्योरमेंट अलाउ नहीं है। उन पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ इंडिजीनियस फर्म्स यानी जो डोमेस्टिक इंडियन फर्म्स हैं, डिफेंस फर्म्स, उनसे ही प्रोक्योरमेंट होगा। Apart from this clause, there has been added the new category into the defense procurement strategy और defense procurement policy of government of India। एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई है, दैट इज बाई इंडियन डेजिग्नेटेड डेवलप एंड मैन्युफैक्चर मेक 1 और मेक 2। अगर हम पिछली पॉलिसी की बात करें जो जिसमें कितनी प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज थी जो फाइनेंशियल ईयर 2016 में थी, उसमें 6 प्रोक्योरमेंट कैटेगरी थी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2016 के अकॉर्डिंग देयर आर 6 प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज बाय विच इंडियन गवर्नमेंट कैन प्रोक्योर एनी डिफेंस इक्विपमेंट। कौन सी वो 6 कैटेगरीज थी? बाय इंडियन डेजिग्नेटेड डेवलप मैन्युफैक्चर, दैट इज IDDM, बाय इंडियन, बाय एंड मेक इंडियन, बाय एंड मेक, बाय ग्लोबल एंड मेक। तो 6 थी, और इस बार का जो डैप 2020 है उसमें एक नई कैटेगरी ऐड कर दी गई है, बाई मेक 1 मेक 2, and the SP model will exclusively reserve for Indian vendor as per the Ministry of Defense। SP stands for Strategic Partnership Model। तो SP मॉडल से क्या होगा? बेसिकली SP मॉडल से जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इन डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो जो इंडिया ने एक्चुअली जो कैटेगरीज अपनी डैप 2020 में रिजर्व कर रखी हैं फॉर इंडिजीनियस फर्म्स प्रोक्योरमेंट, उसको बूस्ट मिलेगा और वो एक्चुअली पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अगर प्रोक्योरमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्लॉज तो बहुत सारे ला सकती है कि सारा प्रोक्योरमेंट हम अपने इंडिजीनियस फर्म्स से ही करेंगे, बट एक्चुअली में वो कैपेसिटी भी होनी ज़रूरी है कि इंडिजीनियस फर्म्स उस स्टेट ऑफ आर्ट, उस मॉडलिटी का इक्विपमेंट या वेपनरी बना पाएँ जिससे कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस विंग है, उनको प्रोक्योर भी कर ले और इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो भी वर्ल्ड क्लास रहे।
तो इसी को प्रमोट करने के लिए एसपी मॉडल का भी प्रोविजन रखा गया है अंडर डैप 2020. And this strategic partnership model will actually revitalize the defense industrial ecosystem and progressively build indigenous capabilities in the private sector to actually design, develop, manufacture complex weaponry for future need of armed forces. इसीलिए एसपी मॉडल, हालांकि एसपी मॉडल में बहुत सारे गाइडलाइंस ऑलरेडी दी हैं, सारा एसपी मॉडल डिस्कस करना है पॉसिबल नहीं होगा, बस आप इतना समझ लीजिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एक प्रोविजन रखा गया है जिसमें प्राइवेट फर्म्स को डिफेंस प्रोक्योरमेंट में या डिफेंस इक्विपमेंट या वेपनरी के मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह वर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे कि इंडिया का जो इंडिजीनियस या डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके वर्ल्ड क्लास लेवल तक. जो गाइडलाइंस हैं वो बेसिकली एम्फेसाइज करती हैं कि बहुत इंडिजीनियस कंटेंट का जो अमाउंट है, जो मिनिमम परसेंटेज होता है इंडिजीनियस रिक्वायरमेंट, उसको बढ़ा देना चाहिए. जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो क्लॉज है, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इंडियन गवर्नमेंट जब बेसिकली प्रोक्योर करती है फॉरेन वेंडर्स से, तो उसमें क्लॉज ऐसा रखा जाना चाहिए जिससे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके रादर देन रेडी टू बिल्ड वेपनरी या इक्विपमेंट ट्रांसफ़र हो. अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी तो इन फ्यूचर इंडिया में भी सेम टेक्नोलॉजी की वेपनरी या जो इक्विपमेंट है वो बन पाएगा. इसीलिए एसपी मॉडल का प्रोविजन रखा गया है. डैप 2020 हैज़ ऑल्सो डिफाइंड द इंडियन वेंडर एज अ कंपनी दैट इज एक्चुअली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई इंडियन रेसिडेंट, और इसमें एफडीआई 49% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो इंडियन वेंडर की भी प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है इस डैप 2020 में, जिससे कि कोई मिसमैच ना हो. वही इन कंपनी इंडियन वेंडर कहलाएगी जिसमें एफडीआई 49% से कम हो और 51% जो स्टेक है वो एक्चुअली इंडियन रेजिडेंट ने होल्ड कर रखा हो, कंट्रोल कर रखा हो. और जो नई कैटेगरी डाली गई है प्रोक्योरमेंट में, दैट इज़ बाई ग्लोबल एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. इसमें बेसिकली क्या है, this category include minimum 50% of indigenous content on the cost basis of the total contracted value. अगर 100 रुपए से हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहेगा, 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया, 100 रुपए का कोई इक्विपमेंट या वेपनरी इंडियन गवर्नमेंट परचेज कर रही है किसी पर्टिकुलर फॉरेन वेंडर से, तो 50% यानी कि 50 रुपए इंडिजीनियसली डेवलप कंटेंट का होना चाहिए, जिससे कि इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिले. ऐसा ना हो कि सारे हम फॉरेन वेंडर से ही प्रोक्योरमेंट कर ले. तो दिस पर्टिकुलर न्यू प्रोक्योरमेंट कैटेगरी हैज़ बीन एडेड अंडर डैप 2020. तो अब हमारे पास 7 कैटेगरीज हो गई हैं फॉर न्यू प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स. So this stipulated indigenization of at least 50% of the overall contract value of a foreign purchase, for example, fighter aircraft bought with the intention of subsequently building it in India with टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि राफेल भी इस पर्टिकुलर न्यू कैटेगरी के तहत ही प्रोक्योर किया गया, ऑल्दो एक्सपर्ट्स आर वेरी डाइवर्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर इशू. And meeting this difficult indigenization requirement would force the vendor to build the equipment in India rather than supply most of the ready build from abroad. जो कि बेसिकली हमारे जो प्रीवियस प्रोक्योरमेंट हुए हैं वो इसी के तहत हुए हैं, जिसमें सिर्फ रेडी टू बिल्ड या रेडी बिल्ड इक्विपमेंट या वेपनरी सप्लाई कर दी गई विदाउट एनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र. लेकिन जो 50% का क्लॉज रखा गया अंदर दिस न्यू कैटेगरी प्रोक्योरमेंट कैटेगरी, उसके तहत जो भी फॉरेन वेंडर इंडिया को सप्लाई करेगा उसको 50% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का इंडिया में ही प्रोक्योर करके इंडिजीनियसली डेवलप करके उसमें ऐड ऑन करना होगा, जिससे कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्पेशली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो भी बूस्ट हो सके और लेटर ऑन इंडिया के जो रिलायंट है ऑन फॉरेन प्रोक्योरमेंट वो मिनिमाइज हो सके, रिड्यूस हो सके. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. रिलायंस रिटेल L&T लीड्स एज एडवांस टैक्स ग्रोथ पिक्स अप. So major technology and manufacturing companies including Infosys, Tech Mahindra, HCL, L&T reported a jump in tax payment in the second quarter as companies ramped up their operations after relaxation in pandemic-induced lockdown. As we have discussed in the previous news as well, that economy is showing recovery. Same in line with that, major technology and manufacturing companies has also shown the pick up in advanced tax growth. Even foreign banks like HSBC,
JP Morgan, all has reported double their digit growth in terms of their payment. हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक ये अभी भी ड्रैग की पोजीशन पर हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट रजिस्टर नहीं किया है. Even RIL has reportedly not paid a second installment of their advance tax owing to heavy fall in crude oil prices. And we have already discussed advance tax क्या होता है, किस particular territory ने advance tax में नंबर 1 पोजीशन इस बार रजिस्टर करी. मीन्स किस पर्टिकुलर टेरिटरी से, टैक्सेशन टेरिटरी से सबसे ज़्यादा एडवांस टैक्स पेमेंट आया है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख करके बताएंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नंबर ऑफ टाइम्स. तो अगर बेस्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो रिलायंस रिटेल, L&T, JP Morgan, इन्फोसिस जैसी कंपनीज ने इन टर्म्स ऑफ एडवांस टैक्स आउटगो अच्छा ग्रोथ रजिस्टर किया है. अगर लूजर्स की बात करें तो ITC, HDFC, ICICI, LIC एंड SBI हैज़ शोन द नेगेटिव चेंज इन टर्म्स ऑफ एडवांस टैक्स आउटगो. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. शॉर्ट ऑफ नंबर्स, RBI differs, MPC meet. So an unprecedented move. If you remember, we have discussed कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, उनका रिटायरमेंट है और गवर्नमेंट ने नाम भी अप्रूव कर दिए हैं. हालांकि अभी उसका डिस्क्लोजर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो MPC कमेटी की जो मीटिंग शेड्यूल थी सितंबर 29, 30 और अक्टूबर 1 को, उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के साइड से जो अप्रूवल आना था नाम को लेकर के, जो अपॉइंटमेंट होना था 3 रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो अभी नहीं हुआ है. Although Central Bank did not assign any reason for deferment, the government is yet to announce the external member for 6-member MPC कमेटी. हालांकि RBI की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि उन्होंने MPC कमेटी को क्यों डिफर किया है या क्यों रीशेड्यूल किया है, बट एक्सपर्ट्स का ये कहना है क्योंकि एक्सटर्नल मेंबर्स अभी अपॉइंट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से जो कोरम था वो सेट नहीं हो पाया था, इसलिए MPC की मीटिंग नहीं हो पाई. MPC स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. 6 मेंबर बॉडी होती है, 3 RBI के मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. 3 Apple suppliers set to invest $900 million. So 3 of the top contract of Apple's manufacturers have planned to invest approximately $900 million in India over the next 5 years in order to tap the benefits provided by Government of India under new PLI scheme. New PLI scheme means New Production Linked Scheme, जिसके तहत बहुत ज़्यादा टैक्स रिबेट, टैक्स हॉलीडेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे. तो उन अपॉर्चुनिटी को टैप करते हुए फॉक्सकॉन ने, पेगाट्रॉन ने और वेस्ट्रॉन ने अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़, 1,200 करोड़ एंड 1,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने का डिसीजन लिया है. Although it is still unclear whether the entire investment will be targeted at boosting manufacturing of Apple devices in India, but the people and the industry insiders, those who are aware about the matter, they are saying that the vast majority would be focused on the expanding the iPhone manufacturing facility that is already available in India. So that's a good news for Indian government. जो PLI स्कीम है उसको टैप करने के लिए 3 बड़ी कंपनीज या 3 जो टॉप कॉन्ट्रैक्टर है एप्पल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, they are now going to, और they have actually decided to invest in India. अब देख लेते हैं आज का न्यूज़ ऑफ द डे. न्यू डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम October 1. तो न्यू डिफेंस पॉलिसी अडैप्ट 2020 को थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. उसको जो मेजर क्लॉज हैं, जो नई कैटेगरी ऐड करी गई है, जो 50% का क्लॉज लगाया गया है इंडिजीनियस कंटेंट रिक्वायरमेंट के लिए, जो लीजिंग की जो फैसिलिटी उसमें डाली गई है, सारे क्लॉज आप पढ़ सकते हैं. कुछ मेजर क्लॉज हैं वो आपको जानना ज़रूरी है. Vocabulary of the day: dispension. Dispension means छूट, an exemption from some rule or regulations. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also join me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.